नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के करीब 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। किसान सम्मेलन को सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों की शंकाओं का समाधान किया, विपक्ष को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कृषि कानून रातों रात नहीं बना, बल्कि 20-22 साल से इनकी मांग होती रही और आज वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो खुद अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों का वायदा करते थे। वो कर नहीं पाए और जब मोदी ने कर दिखाया तो उनको तकलीफ है। प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता रहे हैं और किसानों को ये भरोसा भी दिया कि ना तो एमएसपी बंद होगी ना मंडियां बंद होंगी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से किसानों को भ्रमित न करने की अपील भी की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान हित में क्रांतिकारी कदम बताया। विपक्ष पर किसानों को बरगलाने और भ्रमित करने का आरोप दोहराया। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। किसान कानून उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। मंडी बंद नहीं होगी। किसान गर्मी, सर्दी, बरसात और अथक मेहनत करके अपने फसल का उत्पादन करता है, तो क्या किसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जरा बताइए। तो इस कानून के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने यही तो तय किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, बड़ा सवाल तो यही कि इतनी लंबी चौड़ी समझाइश का मध्य प्रदेश के द्वारा जो पूरे देश में आंदोलित किसानों को मैसेज है, उसका कितना और क्या असर होगा? शुरुआती बातचीत से लगता है आपको कि ये असरकारक होगा? देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसानों के बीच में जाकर कृषि कानून की बात की है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी जो खासियत थी कि प्रधानमंत्री ने एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 35.5 लाख किसान जो थे उनसे सीधा संवाद किया था और कृषि कानून को लेकर जो विसंगतियाँ हैं या फिर जो सुधार की बात कही जा रही है उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। और पिछले 20-22 साल से कृषि कानून को लेकर जो प्रावधान किए जा रहे थे, लगातार जिस बात की मांग उठाई जा रही थी, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट को बार बार डिले किया गया था और जब कृषि कानून
कानून बना है। तो जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वो कभी इस कानून के समर्थन में खड़ा हुआ करते थे, उनके घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु हुआ करता था। इस पूरे अपील का सबसे ज़्यादा एक बात कहनी चाहिए कि जिसके लिए कृषि कानून बनाया गया था उनसे सीधा संवाद था। इसका कितना फायदा होता है, किसान इससे कितने सहमत होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश की सरजमी से, मध्य प्रदेश की धरती से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश के किसानों को संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लिहाजा कहना होगा कि आज 1600 करोड़ की जो राहत राशि किसानों के खाते में डाली गई थी, उसके साथ साथ एक संदेश पूरे देश भर में जिस तरीके से दिया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कृषि कानून के अंतर्गत पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। खासकर अगर बात करें तो पिपरिया होशंगाबाद जिले की बात करें, जहां पर धान खरीदी को लेकर देश में अपनी तरीके का अनूठा मामला निकल कर आया था, जहां पर जो खरीदार थे फॉर्च्यून ग्रुप था, जिसने किसान के साथ में अनुबंध किया था 3000 रुपए क्विंटल धान खरीदी का, और जब वो अपने वायदे से मुकरा तो इसी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने यह जताने की कोशिश की थी कि कृषि कानून के कितने फायदे हैं अगर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलता है। और जो शंका फैलाई जा रही है कि देश के अंदर उद्योगपति किसानों की भूमि पर कब्जा करेंगे, उनके फसल का मनमाना दाम जो है उद्योगपति तय करेंगे, पर लेकिन अगर करार से कोई पीछे हटता है तो कम से कम उसको सजा देने का काम, उसको जुर्माने लगाने का काम इस कानून के अंतर्गत किया जा रहा है। ये आज मैसेज देने की कोशिश की गई है। लिहाजा कहना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कानून के फायदे के साथ में किसानों को जोड़ने की अपील की जा रही है। और किसान सम्मान वर्सेस किसान आंदोलन, ये अब पूरे देश में एक पृष्ठभूमि बनता हुआ नजर आ रहा है। किसान संगठनों ने जिस तरीके से कहा है कि वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक कृषि कानून में सुधार नहीं किया जाता, वहीं पर अब बीजेपी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो भी कानून को वापस नहीं लेगी। किसानों के कानून में क्या फायदे हैं अब ऐसे सम्मेलन के जरिए बताया जाएगा, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। पुनीत, चलिए और एक बार फिर से जब देश के प्रधानमंत्री किसानों से सीधे बात करेंगे अगली किश्त देते समय 25 दिसंबर को, तब भी देखना होगा कि उसका कितना असर और इस बीच राजनीतिक तौर पर किस किस तरह के जवाब आते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे डिटेल के लिए। किसान आंदोलन को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने IBC 24 पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से बात करने के लिए गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश के जरिए किसानों से बात करते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों से बात नहीं करते। उन्हें उन किसानों से डर लगता है। श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। जब कानून वापस जब तक नहीं होता तब तक डटकर वो प्रदर्शन में साथ देगी। मध्य प्रदेश में आज किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी उनको कई सौगातें देंगे। लेकिन सवाल ऐसे में उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो दिल्ली के किसानों से केंद्र सरकार क्यों बातचीत नहीं कर रही, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी क्यों बात नहीं कर रहे। हमारे साथ में बात करने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी लेवल पे 14 किलोमीटर ये जो सिंगू बॉर्डर में लोग बैठे हैं, या उनको बात करना चाहिए। वहाँ छोड़ के यहाँ से मध्य प्रदेश का किसान से, गुजरात का किसान से क्या ड्रामा बना के रचा है। आप गुमराने का, भटकने का ये जो काम कर रहे हैं वो छोड़िए। आप यहाँ नीचे इनसे आके बात करने को तैयार नहीं है, तो आप एक बार तो चापर से तो घूमे, किसान का हालत देखे। अभी जो रो रहा है ना, 22 किसान मर गया इधर, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अमित शाह लेगा, नरेंद्र मोदी लेगा। तो चौपर से आपने क्यों सवाल चौपर से उठाने क्यों उठाया? उनके इधर हिम्मत ही नहीं है ना कभी किसी के पत्रकार के सामने कभी एक पीसी किया, आज तक एक पीसी नहीं किया। आपसे भी डर है या किसान से भी डर है? आप देखो एक बार इधर सामने आने का डर है ना आपको, ये बहुत डर है इनको। क्यों? मशहूर कॉमेडियन एक्टर ख्याली ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। IBC 24 से बातचीत में कहा कि वो केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। कृषि कानून के 850 पॉइंट में से 3 पॉइंट्स बताकर कहा कि ये कानून किसानों के लिए सही नहीं है। ख्याली 6वें खजुराहो फिल्म महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने खजुराहो पहुंचे थे। 86% किसान हिंदुस्तान में है जो 2 एकड़ भूमि सिंचाई करते हैं। पंजाब हरियाणा में बोले तो 4 किला। 4 किला में सर 1 ट्राली से ज़्यादा गेहूं नहीं होती, 1 ट्राली से ज़्यादा कपास धान नहीं होता। तो क्या आप अपनी धान 1 ट्राली माल जो है वो आसपास के 25-50 किलोमीटर की मंडी में बेचेंगे, या आप बेंगलोर ले जाएंगे, बम्बई, चेन्नई ले जाएंगे, बम्बई ले जाएंगे? तो ये बेतुका कानून का क्या मतलब हुआ कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है?
लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले पड़े आयकर छापों के मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्रवाई को लेकर अब किसी तरह का संशय नहीं है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें सब कुछ स्पष्ट है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन अफसरों के नाम आ रहे हैं वो सिर्फ मोहरे हैं, लेकिन सरगनाओं के नाम भी जल्दी ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का यह कहना है, जांच का स्वागत है, लेकिन पहले से आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है। ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है। यहाँ कानून का राज्य है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। हम सब भारत के रहने वाले लोग हैं, संविधान को हम मानते हैं, कानून में हमारी पूरी आस्था है। कानून अपना काम निष्पक्ष करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे मामलों में आरोप प्रत्यारोप लगाना तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो सकता है, पर अगर कोई जांच करता है तो उस जांच का स्वागत है। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एरोड्रम इलाके में दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन इस खुलासे ने बाप बेटी के रिश्ते को तार-तार कर दिया। जिस तरह की आशंका थी, बेटी और उसके प्रेमी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर इंदौर के एरोड्रम इलाके की है, जहां गुरुवार सुबह एसएएफ जवान ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि इस वारदात में मृतक की नाबालिग बेटी का ही हाथ है। पुलिस के खुलासे के बाद वही कहानी सामने आई। पुलिस ने नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एसएफ के जवान जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल मृतक दंपति की नाबालिग बेटी का कॉलोनी के ही धनंजय यादव उर्फ डीजे नाम के युवक से अफेयर था, जिसे उसके पिता पसंद नहीं करते थे। वारदात के कुछ दिन पहले ज्योति प्रसाद शर्मा ने धनंजय को बेटी से दूर रहने की हिदायत देते हुए मारपीट भी की थी। इसके बाद से ही बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माँ बाप को मारने की साजिश रचना शुरू कर दिया। वारदात की रात उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, फिर माँ बाप को नशीली दवा खिलाकर उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद सुबह 4 बजे धनंजय घर में दाखिल हुआ, जबकि बेटी घर के बाहर रेकी करने लगी। इसी दौरान गहरी नींद में सोए पति पत्नी पर उसने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। कई बार ऐसा हुआ कि माँ बाप ने रोका, इनको कई बार पिटाई भी की, कई बार इसको चीज़ पे आपत्ति व्यक्त की। इसके लिए 2-3 दिनों से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और अंततः इन्होंने इस घटनाक्रम को कल अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी बेटी ने एक लेटर भी छोड़ा था, जिसमें अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक से रतलाम की ओर भाग निकले, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर आरोपी बेटी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र के पगारा डैम पर हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया गया। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू और दूसरे सामान भी बरामद कर लिए। हत्या के आरोपियों ने इनमें से 2 नाबालिग बताए गए। पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग का मामला निकला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का प्रेम संबंध बहन के देवर की बेटी से था, जिसके चलते युवती के मंगेतर और मृतक युवक के 2 सगे भांजों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 12 दिसंबर को पगारा डैम के पास जंगल में एक युवक का शव मिला था, जिसके पेट में और गला रेत कर निर्मम हत्या करने के चिन्ह मिले। युवक के मुंह को भी फेविक्विक गम से बंद कर दिया गया था। पुलिस ने युवक की शिनाख्त मृतक के पैंट की जेब से निकली एक मोबाइल की पर्ची के आधार पर की, जो कि गिरिराज कुशवाहा के तौर पर हुई। अभी 4 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं और दोनों मोटरसाइकिल जो अपराध में उपयोग में लाई गई थी वो भी हमारे कब्जे में, और चाकू जिससे इसकी हत्या की गई वो भी झाड़ियों में पड़ा मिल गया था, तो उसको भी जब्त कर लिया गया। इसमें अचंभित करने वाली बात यह है कि इन 4 आरोपियों में से 2 आरोपी जो हैं वो मृतक के सगे भांजे हैं।
बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शोभा के शव को लेने उसके परिजन घटना के 7 दिन बाद जिला अस्पताल पहुंचे। किरनापुर थाना क्षेत्र के बोरवन के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया था। इनके शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखकर परिजनों को सूचना भेजी, जिसके बाद एक महिला नक्सली शोभा के शव को लेने उसके जीजा और रिश्तेदार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के कुंदेबाही से यहां पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में शोभा के शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। मीडिया से चर्चा में परिजनों ने बताया कि शोभा आंध्र प्रदेश के नक्सली कमांडर सुरजन के बहकावे में आकर दलम में शामिल हुई थी। उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो मानी नहीं। हार्डकोर इनामी महिला नक्सली शोभा पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में लूट, मारपीट, हत्या, आगजनी और बलवे जैसी धाराओं में 21 केस दर्ज हैं। तीनों राज्यों की सरकार ने शोभा पर कुल मिलाकर 14 लाख का इनाम रखा हुआ था। किसका है, कौन है आपकी? मेरे को ये साली लगती, हमको कोटमी पुलिस स्टेशन से क्या पता चला कि तुम्हारा ये साली बालाघाट में थी, फायरिंग में चले गई करके। नक्सली घटना हुई थी। ये बताया कि 2004 से उसके जीजा ने भी बताया 2004 से दलम में थी। तो 12 तारीख को ये इनकाउंटर में मारी गई है। इसके परिजन जो आया है जीजा, वहाँ से गढ़चिरौली कुंदाबाई से आया है और इनको वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। तो इनको सूचना मिली और महाराष्ट्र से भी मिली। तो यहाँ पे उनकी शिनाख्ती वगैरह पहचान करवाए फ़ोटो से। तो उन्होंने बोला कि हाँ पहचान लिए, तो उसके बाद में ये फिर बॉडी को लेके जा रहे हैं। इंदौर के पलासिया इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आईं, जहां सड़क पर हुए मामूली विवाद में एक युवक की जान चली गई। गुरुवार को पलासिया इलाके के हातिम तिराहे पर आर्किटेक्ट सिद्धार्थ सोनी की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। लेकिन इस हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर पता चला कि सड़क पर मामूली से विवाद की वजह से सिद्धार्थ हादसे का शिकार हुआ। दरअसल तिराहे पर से गुजरते वक्त सिद्धार्थ की कार की एक्टिवा चालक विकास यादव से मामूली सी टक्कर हो गई। इस पर विकास यादव ने सिद्धार्थ से विवाद शुरू किया। नौबत मारपीट तक पहुंची और तभी पीछे से आ रहे नगर निगम के डंपर के पिछले पहिए की तरफ धक्का देने की वजह से सिद्धार्थ उसकी चपेट में आ गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद विकास ने मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डंपर चालक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने विकास के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। मृतक सिद्धार्थ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट था। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर मंदिर परिसर और आसपास चल रही खुदाई में 1000 साल पुराना एक मंदिर निकला। स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन के दूसरे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ महाकाल मंदिर का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि महाकाल मंदिर से 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि मंदिर परिसर अपने मूल स्वरूप में रह सके। कई दिनों से चल रही खुदाई में पुराने शिलालेख मिले, जिसे मंदिर के पुरोहित प्राचीन दीवार बता रहे थे, लेकिन मंदिर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया, खुदाई को रुकवा दिया। सूचना पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंचे, शिलालेखों की पड़ताल की, जिसमें ये सामने आया कि ये कोई शिलालेख नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी का पुराना मंदिर है, जिसे अगर सावधानी पूर्वक खोदा जाए तो महाकाल मंदिर का पुराना स्वरूप सामने आ सकता है, जो कि 11वीं शताब्दी में हुआ करता था। वहीं पुरातत्व विभाग की टीम का ये भी कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश की ओर से करवाया गया था, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो परमार वंश के समकालीन है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी न बंद होगी न खात्मा। रायसेन में किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज ने 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वो पहले आदिवासी नेता हैं जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विक्रांत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी संजय सिंह को 20,420 वोट से हराया।
इंदौर में एसएफ के जवान और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी को रतलाम के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बेटी के प्रेमी ने दोनों की हत्या को अंजाम दिया। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।